Myself, Dr. Harpal Rana, Associate Professor, Department of History, गुजरात यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके सामने एक अहम मुद्दा रखने जा रहा हूँ और उसका शीर्षक जो है द रोल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 की जो क्रांति जो है उसके अलग अलग पहलू हैं। इस क्रांति के अलग अलग पहलू को हम अलग अलग पीपीटी के माध्यम से जानेंगे। ये क्रांति का स्वरूप क्या था, ये क्रांति के अलग अलग पहलू क्या थे, डिफरेंट ओपिनियंस गिवन बाय डिफरेंट हिस्टोरियन, उसके अलग अलग व्यूज क्या थे, उसके बारे में जानेंगे। और साथ साथ में द रोल ऑफ कम्युनिटी, समाज का कैसा योगदान ये क्रांति में रहा। और पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू टॉक on scheduled caste that they have participated in 1857 rebellion, rather freedom struggle, very strongly, very adamantly. तो ये 1857 की जो फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके बारे में जो अलग अलग नैरेटिव्स जो हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ये क्रांति के डिफरेंट ओपिनियंस क्या थे, व्यू पॉइंट क्या था, उसके बारे में हम जानेंगे। देन आफ्टर कई सारे ऐसे सवाल जो हैं जो हमारे जहन में भी उठते हैं और जो संशोधक जो होते हैं उनके जहन में भी ये नहीं चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन जो है, शुड वी कॉल इट फर्स्ट रिवॉल्ट टू गेट फ्रीडम? व्हाट अबाउट रिवॉल्ट्स टुक प्लेस बिफोर 1857? तो पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को हम प्रथम फ्रीडम स्ट्रगल, प्रथम स्वातंत्र युद्ध या लड़त कह सकते हैं। दूसरा अहम प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं, तो क्या उसके पहले जो अलग अलग रिवॉल्ट्स, रिबेलियन जो भारत में हुए, तो क्या वो फ्रीडम स्ट्रगल नहीं थे? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है तो why only 1857 get more weightage than other rebellion? क्यों 1857 की घटना जो है, जो क्रांति है, उसको ज्यादा वजूद मिला है और दूसरी जो घटना जो है उस पर ज्यादा फोकस नहीं हो पाया है? ऐसा क्यों है? क्यों 1857 फ्रीडम स्ट्रगल को ज्यादा अहमियत दी गई है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन 1857? ये 57 की क्रांति में अलग अलग समाजों ने अपना हिस्सा लिया हुआ था। तो मैं जिसके बारे में आज आपके सामने जो प्रेजेंट करने जा रहा हूं वह है शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये 57 की क्रांति में पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग जो थे, उन्होंने किस तरीके से एक क्रांति को देखा और किस तरीके से ये क्रांति में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। तो उनकी क्या भूमिका रही, उसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है और उस पर मैं फोकस करने वाला हूँ। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने उभर कर आते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल? ये जो क्रांति जो है उसका स्वरूप क्या था? और सबसे अहम महत्वपूर्ण बात है कि हिस्टोरियोग्राफी ऑफ
1857 1857 की जो घटना जो घटी भारत में, तो उसके बारे में क्या क्या इतिहास लेखन हुआ है, हिस्टोरियोग्राफी क्या है, और अलग अलग डिफरेंट जो लेखक जो थे उन्होंने अपने नज़रिए से या अवेलेबल जो सोर्स उनको जो प्राप्त हुए वो लेकर उन्होंने इस 57 की घटना का मूल्यांकन किया है। तो उसमें भी डिफरेंट नैरेटिव्स हमारे सामने उभर कर आते हैं। अभी हम रोल ऑफ कम्युनिटी और पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट की भूमिका क्या रही की क्रांति में, वो जानने से पहले थोड़ा हम 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था और उसके लक्षण क्या थे, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वीर सावरकर की जो बुक जो थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1909 इन लंदन। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है कि जिसमें वीर सावरकर ने 1857 की घटना को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है। उन्होंने लिखा है कि ये 57 की जो क्रांति जो थी वो भारत में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में एक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध था। तो उन्होंने एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक नेशनलिस्ट अप्रोच से उन्होंने बात कही कि इस 57 की जो घटना जो है वो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रथम युद्ध था। हम जानते हैं कि 1857 में ये घटना घटी और 1907 में ये घटना को 50 साल पूरे होने जा रहे थे और ये परिस्थितियों में वीर सावरकर ने ये किताब पब्लिश की और लंदन से ये किताब पब्लिश हुई थी। और यही किताब में he interpreted 1857 as a planned war of the Indian independence। उन्होंने कहा कि 57 की जो घटना जो है वो सुनियोजित योजना थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने की, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक सुनियोजित योजना ये 1857 की क्रांति थी। तो उन्होंने ये पूरी घटना को एक नेशनलिस्ट अप्रोच से उनका मूल्यांकन किया और भारतीयों में एक उत्साह, मोमेंटम, एंथुसियाज्म को जगाने के लिए ये घटना को स्वतंत्रता युद्ध और एक सुनियोजित योजना के तौर पे उसके बारे में लिखा। तो तत्कालीन समय में उनकी किताब से, उनके विचार से काफी एक डायलॉग, एक डिबेट जो है वो उभर कर सामने आई। उसमें हमें तीन विचारधाराएं जो है, तीन जो पहलू है वो हमारे सामने उभर कर आते हैं। जो पहला जो पहलू है कि इट वाज अ सिपाही म्यूटिनी। कई सारे लेखक जो है और पर्टिकुलरली जो कॉलोनियल हिस्टोरियन जो है उन्होंने इस 57 की घटना को इंटरप्रेटेड एज मियर अ सिपाही म्यूटिनी। उन्होंने कहा कि सैनिक विद्रोह था और सैनिक विद्रोह से ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरा एक विचारधारा जो बढ़कर सामने आती है वो है इट वाज नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम स्ट्रगल। ये भी सबसे अहम महत्वपूर्ण बात है कि ये राष्ट्रीय लड़त थी और स्वातंत्र युद्ध था। तो ऐसे कई सारे हिस्टोरियन जो थे उन्होंने ये घटना का मूल्यांकन किया और ये बताने की कोशिश की कि 57 की घटना में फ्रॉम लेमन टू
किंग्स और डिफरेंट कम्युनिटीज ने जो पार्टिसिपेशन जो किया, तो ये भी उद्देश्य रहा था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। हाँ, चाहे उसमें कुछ संकीर्णता थी, कुछ पैरोकियल नेचर भी हमें सामने को देखने को मिलते हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया युद्ध था। तो ये दूसरी विचारधारा है। और तीसरी जो विचारधारा जो है, फिर इस पे काफी लोगों ने भी लिखा है, वो महत्वपूर्ण बात है, और वो है इट वॉज mere feudal unrest and reaction। ये सामंती असंतोष और प्रतिक्रिया के सिवा कुछ नहीं था। तो तीसरी विचारधारा में ये देखने को मिलता है कि ये जागीरदार जो लोग थे, जो सामंती जो तत्व जो थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, फ्यूडलिस्टिक जो कैरेक्टर जो था, वो भी इस क्रांति में अपनी भूमिका दर्ज करवाता है। और ये फ्यूडल अनरेस्ट जो हुआ, कि उनका जो रिएक्शन जो हुआ, प्रत्याघात जो हुआ, तो उनकी जमीन जायदाद जो है वो ब्रिटिशरों द्वारा हस्तगत करने की वजह से ये जो फ्यूडल कैरेक्टर जो है, फ्यूडल लॉर्ड्स जो है, सामंती जो तत्व है, उन्होंने ये क्रांति में हिस्सा लिया। तो ये तीन आइडियोलॉजी, तीन जो विचारधारा है कि जिसके तहत ये पूरा डिबेट है, वो हमें देखने को मिलता है। नंबर 1, इट वाज अ सिपाही म्यूटिनी। नंबर 2, इट वाज नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम स्ट्रगल। और नंबर 3 है इट वाज मियर फ्यूडल अनरेस्ट एंड रिएक्शन। अब हम सिपाही म्यूटिनी के बारे में जानेंगे थोड़ा, क्योंकि जब मेरा जो टॉपिक जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसके पहले हमें ये उसका मोटा मोटा ओवरऑल उसका जो नेचर क्या है उसके बारे में हमें जानने की बहुत ही आवश्यकता है। जब तक हम उसका नेचर के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम रोल ऑफ कम्युनिटी के बारे में भी नहीं जान सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने अभी बात कही कि कई सारे कॉलोनियल हिस्टोरियन पर्टिकुलरली उन्होंने ये 57 की घटना को सिपाही म्यूटिनी कहा है। तो ज्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियन, कॉलोनियल हिस्टोरियंस क्लेम दैट इट वाज अ मियर सिपाही म्यूटिनी। उन्होंने कहा कि ये 1857 की जो घटना जो है वो सैनिक विद्रोह था, उसके सिवा और कुछ नहीं था। उसमें हम अलग अलग हिस्टोरियन जो है उनका जो कथन जो है वो हम देख सकते हैं। उसमें पहले हम बात करेंगे सर जॉन सिले। उन्होंने कहा कि इट वाज अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। ये 1857 का सैनिक विद्रोह था, स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसमें हमें कोई स्थानीय नेतृत्व देखने को नहीं मिलता और देशभक्ति रहित एक स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसमें स्थानिक नेतृत्व भी नहीं था और साथ साथ में लोगों का सपोर्ट भी नहीं था, कोऑपरेशन भी नहीं था। ऐसे सर जॉन सिले ने ये घटना के बारे में बताया। उसका हम इंटरप्रिटेशन करें तो कह सकते हैं कि दिस कैन नॉट प्रेजेंट द कंप्लीट पिक्चर एज द रिवॉल्ट एट द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी सेक्शन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन। अभी सर जॉन सिले जो बात बताते हैं कि एक अनपैट्रियोटिक, देशभक्ति रहित, स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसमें कोई नेटिव लीडरशिप नहीं थी और लोगों का सपोर्ट भी नहीं था। लेकिन ये बात सही हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम जब उसका मूल्यांकन करते हैं, स्टॉर्म की घटना के बारे में हम विशद जानते हैं, तो हमें जानने को मिलता है कि सोसाइटी के, कम्युनिटी के
आम लोग जो थे, तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन हैज पार्टिसिपेटेड। तो समाज के अलग अलग तबकों के जो लोग जो थे, उन्होंने इस 57 की घटना जो है उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी। It is true that it started from Sepoy, but later on civilian provided leadership and visions, common men participated। हाँ, ये बात श्योर है कि ये जो संघर्ष जो है वो सैनिकों के माध्यम से शुरू हुआ, बराकपुर की छावनी से शुरू हुआ, मेरठ तक पहुंचा और मेरठ से दिल्ली तक गया सैनिकों द्वारा। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं तो उसमें आम लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व भी हमें उसमें देखने को मिलते हैं। कई सारे लेबर्स हैं, कई सारे पीजेंट्स हैं, आर्टिजन क्लास है और आमजन है, जिसे हम कॉमन मैन कहते हैं, तो उन्होंने भी एक संघर्ष में भाग लिया था। इसलिए सर जॉन सेले का जो ये जो कथन है, वो कथन हमें संपूर्ण तौर पे सही नहीं लगता। तो दूसरा जो व्यू जो है डॉक्टर के दत्ता, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के दत्ता, द रिवॉल्ट वाज मेनली a military outbreak which was taken advantage of by certain discontented princes and landlords whose interests had been affected by the new political order। डॉक्टर के दत्ता भी ये पहलू हमारे सामने रखते हैं कि मुख्य तौर पे ये मिलिट्री आउटब्रेक था, यानी कि सैनिकों द्वारा शुरू किया गया एक संघर्ष था और ये संघर्ष का लाभ जो है वो तत्कालीन भारत के असंतुष्ट जो राजागण थे, लैंडलॉर्ड्स का जमींदार वर्ग था, तो उन्होंने भी अपनी भूमिका दर्ज करवाई, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन की वजह से एक जो न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर जो भारत में तत्कालीन समय में स्थापित हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रिंसेस, राजा और जमींदार जो वर्ग था उन पे काफी असर हुआ था। उसकी जमीन जायदाद जो है उसको भी काफी अफेक्ट ये न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर की वजह से हुआ था। तो ये डॉक्टर के दत्ता का कथन जो है उससे भी हमें जानने को मिलता है कि ये 57 की घटना में राजाओं और जमींदार वर्ग जो थे, जिनकी अपनी जमीन जायदाद जो गंवानी पड़ी थी, तो उन्होंने भी एक सैनिक विद्रोह का लाभ उठाया और उन्होंने भी ये 57 की घटना में पार्टिसिपेशन किया, हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो व्यू जो है नेचर के बारे में हम कह सकते हैं, तो कई सारे ऐसे विद्वान जो गण हैं, जो हिस्टोरियन हैं, तो उन्होंने बताया कि ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। तो particularly some European historians say it was a war of religious fanaticism। ये धार्मिक धर्मांधता का युद्ध था। पर्टिकुलरली जो यूरोपियन इतिहासकार जो है उन्होंने ये 57 की घटना को कहा कि ये घटना जो है ये धार्मिक धर्मांधता की वजह से भारत में निर्मित हुई थी। इसमें हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट व्यूज। टी.आर. होम्स said a conflict between civilization and barbarism। टी.आर. होम्स कहते हैं कि इस सभ्यता और जंगलियत के बीच में युद्ध था। होम्स का कथन है, वो कहते हैं कि एक तरफ सभ्यता है और दूसरी तरफ असभ्यता है, जंगलियत है, तो ये दोनों सभ्यताओं के बीच में ये युद्ध हुआ, तो उसमें रिलीजियस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद हम देख सकते हैं L.R.E. रीज कंसिडर्स द रिवॉल्ट टू बी
अगेंस्ट क्रिश्चियन बाय रिलीजियस फैनाटिक्स। वो कहते हैं, रीज कहते हैं कि ये 57 की जो घटना जो है वो धार्मिक जो धर्मांध जो लोग जो थे, फैनाटिक्स जो लोग थे, उन्होंने क्रिश्चियन के विरुद्ध ये रिवोल्ट किया। अगेंस्ट क्रिश्चियन बाय रिलीजियस फैनाटिक्स can be dismissed as there were numerous factors behind the outrage। रीस का एक कथन है कि एक धार्मिक धर्मांध जो लोग जो थे तत्कालीन भारतीय समाज के, उन्होंने एक ख्रिस्तियों के विरुद्ध ये संघर्ष किया था, लेकिन वो भी हम सही मायने में उसको सच पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये 57 की घटना के पीछे यही कोई कारण या कॉज जवाबदार नहीं था। कई सारे ऐसे पहलू थे, कई सारे ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे कि जिसकी वजह से ये 1857 की घटना घटी थी। उसके बाद रिलीजन वाज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर। हम कह सकते हैं कि रिलीजन जो है वो महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन वही फैक्टर है वो 57 की घटना में रिस्पॉन्सिबल था, वो हम संपूर्ण तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारे ऐसे पहलू है, कई सारे ऐसे कॉजेज जो है, फैक्टर्स है, जिसकी वजह से सबको मिला के एक असंतोष जो है भारत में निर्मित हुआ, और ये संतोष जो है वो क्रांति में परिवर्तित होता देखने को मिलता है। Moreover, it was started due to perceived threat to religion of both Hindu and Muslim sepoy। ये भी हम बात कह सकते हैं कि तत्कालीन जो कॉलोनियल कंपनी सरकार में जो सेना जो थी उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो ऐसी कई सारी ऐसी घटनाएं जो हैं वो आर्मी में भी ऐसी हुई, वहां पर भी यानी कि स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी का पहलू भी हमें देखने को मिलता है, जिससे कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के जो ट्रुथ्स जो थे उसमें असंतोष हमें देखने को मिलता है। तो रिलीजन प्लेज अ मेजर रोल, बट वी कैन नॉट से कि इट इज द ओनली फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द 1857 रिबेलियन। मेडले नाम के विद्वान जो है वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वेरियस रेसेस, ये डिफरेंट जो रेस जो है वो रेस के बीच में संघर्ष हुआ। आउटरम एंड ट्रेलर नाम के जो विद्वान जो लोग हैं वो बताते हैं उसके एक घटना के बारे में, कहते हैं कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिंदूज अनरेस्ट मुसलमान हैश्ड कॉन्स्पिरेसी। आउटरम एंड ट्रेलर कहते हैं कि हिंदुओं में जो असंतोष जो फैला था उसका लाभ जो है वो मुसलमान लोगों ने लिया, और मुसलमान लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो तैयार की। अकॉर्डिंग टू देम ए हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, दे टोल्ड कि 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन वो उस नजरिए से बताते हैं, दोनों लेखक कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनलिस्ट स्ट्रगल, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। द नेशनलिस्ट डिफाइंड 1857 as a freedom struggle. As we told, British Savarkar is foremost who said it was well-planned national freedom struggle. उन्होंने कहा कि सुनियोजित स्वातंत्र युद्ध था। Dr. S.N. Sen has written the famous book, namely 1857, as somewhat it has started as religious cause but culminated in freedom struggle। डॉक्टर एस.एन. सेन कहते हैं कि धार्मिक कॉज की वजह से ये क्रांति शुरू हुई,
लेकिन अल्टीमेटली ये स्वातंत्र युद्ध में परिवर्तित होती देखने को मिलती है। तो डॉक्टर सैंड से द रिवॉल्ट एज वन which started as an attempt to save the religion but later expanded as rebellion for independence। उसके बाद द नोटेड हिस्टोरियन के व्यूज हम देखेंगे, नेमली डॉक्टर आरसी मजूमदार। डॉक्टर आरसी मजूमदार कंसीडर्स इट नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्र युद्ध भी नहीं था, राष्ट्रीय भी नहीं था, और स्वतंत्रता प्राप्त करने का युद्ध भी नहीं था। This was due to the fact that large population and region remained untouched by the revolt। कि ये घटना में भारत का जो काफी जो इलाका जो है, प्रदेश जो है, प्रांत जो है, और पॉपुलेशन जो है, वो ये क्रांति से अफेक्ट नहीं हुई थी। साथ ही ये लोगों ने, ये लार्जर जो पॉपुलेशन जो है, उन्होंने ये घटना में अपनी भागीदारी दर्ज नहीं करवाई थी। तो उनका भी एक अलग नजरिया जो है। बिपिन चंद्रा कंसिडर्स द एंटायर मूवमेंट lacked a unified and forward-looking program to be implemented after the capture of power। विपिन चंद्रा कहते हैं कि ये पूरा जो तत्कालीन जो घटना जो घटी, इसमें हमें कोई ऐसा कोई निश्चित कोई एक जो कार्यक्रम जो होना चाहिए कि ये क्रांति मान लो कि सफल भी हो जाती है, तो वो क्रांति के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे किस तरीके से हम ये शासन जो है वो शासन चलाएंगे। तो ये थोड़ा लैकिंग जो है, ये यानी कि ये क्रांति के समय की जो दरमियान जो योजना जो बताई जा रही है, तो यो योजना में ये हमें यानी कि लैकिंग देखने को मिलता है कि उसकी क्रांति सफल भी हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो वो भी अपने तरीके से अपना व्यू वो सामने रखते हैं। बिकॉज द लार्जर इंडिया रिमेन्ड अलोन and people from different classes not participated। इंग्लैंड के जो एक समय के जो वडाप्रधान जो थे बेंजामिन डिज़रायली, वो भी कहते हैं कि इट इज अ मिलिट्री म्यूटिनी और इज इट अ नेशनल रिवॉल्ट। वो कहते हैं ये सैनिक विद्रोह है या एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो वो भी अपनी बात है वो सामने रखते हैं। अभी मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। मार्क्सवादी चिंतन जो है वो क्या कहता है? इट इज द कंबाइंड डेमोक्रेटिक स्ट्रगल ऑफ सिपॉयज एंड पीजेंट्स अगेंस्ट द एलियन एंड फ्यूडल स्लेवरी। This view does not support the point that those zamindar and rulers who supported the revolt also came from the feudal background। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में भी हमें देखने को मिलता है कि सिपाही जो है, तो सिपाही के साथ साथ सैनिकों के साथ साथ पीजेंट्स जो लोग जो थे, उन्होंने भी ये विदेशी सरकार और जो सामंती जो तत्व जो थे, सामंती जो गुलामी थी, उसके सामने एक लोकतंत्रात्मक लड़त जो है वो लड़ी थी। पर हम ये भी पहलू उसमें देखने को मिलता है कि ये घटना में जमींदार और शासक जो वर्ग जो था, उन्होंने भी ये क्रांति को काफी सपोर्ट किया था और उनका जो बैकग्राउंड जो था वो फ्यूडल बैकग्राउंड था। डॉक्टर एस.बी. चौधरी is propounder among Marxist approach। He divided 1857 in two divisions. One is Sepoy rebellion and second is public rebellion। It was the result of Sepoy and civilian joining their hands together who have different causes and complaint। अब सबसे अहम महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये डिफरेंट जो पहलू जो है 1857 की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बारे में जो अलग अलग जो व्यूज जो है
उसमें सबसे अहम जो व्यू जो है वो भी हमारे सामने उभर कर आता है, और वो व्यू है कि सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 1857, यानी कि वंचित धारा का जो इतिहास लेखन जो है, वो इतिहास लेखन में भारतीय समाज का एक जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी का जो वर्ग जो था, जिसे एक अछूत, अस्पृश्य और संवैधानिक जो उसको जो पहचान जो मिली है, शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये शेड्यूल्ड कास्ट ने किस तरीके से ये 1857 की घटना को देखा और किस तरीके से उन्होंने ये 57 की घटना में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। तो ये सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है, उससे हमारे सामने कई सारे ऐसे पहलू उभर कर आते हैं कि समाज का जो ये निम्न वर्ग जो था, डिप्रेस्ड कम्युनिटी जो थी, उसने भी ये 57 की जो क्रांति जो थी, 57 की जो महत्वपूर्ण जो घटना जो 19th सेंचुरी में घटी, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए ये समाज का जो निम्न जो वर्ग जो था, जो चातुर्वर्ण की एक जो वन व्यवस्था सिस्टम जो एस्टैब्लिश की हुई है, उसमें ये जो निम्नतम जो वर्ग जो था, तो उसने भी इस 57 की घटना में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी और बलिदान भी दिया था, तो देश के लिए अपना बलिदान, सैक्रिफाइस दिया था। तो ये हिस्टोरियोग्राफी में हम आज बात करेंगे, और शेड्यूल्ड कास्ट ने कैसे ये क्रांति में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी, और कौन कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर जो थे, जिसे हम कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी जो थे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के, उन्होंने किस तरीके से इस 57 की घटना में अपना हिस्सा लिया था। तो इतिहास लेखन में हम देखते हैं कि सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी में द रोल ऑफ दलित इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये जो किताब जो है, ये नामी नोटेड राइटर मोहनदास नैमिषराय उन्होंने लिखी है, द रोल ऑफ दलित इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो काफी पहलू जो है ये डिप्रेस्ड कम्युनिटी के, उन्होंने अपनी ये किताब में उजागर किए हैं। यही जो लेखक जो है मोहनदास नैमिषराय, उनकी दूसरी जो किताब जो है, वो किताब का नाम है वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई। तो ये भी एक अहम किताब है, और झांसी बुंदेलखंड के जो पूरा जो रीजन जो था, तो वहाँ की ये स्ट्रॉन्ग जो लेडी जो थी फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, वीरांगना झलकारी बाई, तो उसने भी ये 57 की घटना में अपने पति पूरन सिंह के साथ अपना हिस्सा जो है वो दर्ज करवाया था। फिर दूसरे भी एक लेखक जो है सतनाम सिंह, उन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है 1857 की क्रांति में दलितों का योगदान। तो उसमें भी उन्होंने ये डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लोगों ने किस तरीके से इस 57 की क्रांति में हिस्सा लिया था, योगदान दिया था, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। ये सतनाम सिंह की दूसरी जो किताब है, गोरी समाज की गौरव झलकारी बाई, गोरी समाज की गौरव झलकारी बाई, तो वो किताब भी काफी अहम है। फिर नोटेड राइटर जो है, और उनका लेखन भी काफी पॉपुलर हुआ है, ऐसे जो लेखक है बद्रीनारायण, तो उनकी भी किताब जिसमें उन्होंने ये डिप्रेस्ड कम्युनिटी के जो लोग जो थे, उन्होंने किस तरीके से ये 57 की क्रांति में अपनी भूमिका दर्ज करवाई थी, तो उसके बारे में उन्होंने संशोधन किया हुआ है। वो किताब का नाम है विमेन हीरोज एंड दलित असर्शन इन नॉर्थ इंडिया, कल्चर, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स। लेखक दूसरे भी एक लेखक है डीसी दिनकर, उन्होंने भी एक किताब लिखी है स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान। तो वो भी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें ये ऐसे जिसको हम कह सकते हैं कि समाज का जो निम्न जो तबका था, वो निम्न तबकों में से कई सारे ऐसे लोग जो थे कि जिन्होंने ये देश की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान दिया था।
दलित वीरांगनाएं एवं मुक्ति की चाह उत्तर भारत में दलित संस्कृति, पहचान और राजनीति, ऐसे हिंदी में भी अनुवादित ये किताब हुआ है बद्री नारायण का। फिर प्रसन्न कुमार चौधरी नाम की जो लेखक है, उन्होंने भी किताब लिखी है बिहार में दलित आंदोलन, और ये किताब में उन्होंने रजवार विद्रोह की घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें जमादार रजवार की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने ख्वाजा वजीर अली के घर पर हमला किया। जमादार रजवार मारे गए। सिकंदराबाद के पास हुए घमासान युद्ध में 220 लोग शहीद हुए। उसमें घायल 150 लोगों में ज्यादातर पासी युवक थे। इसी लड़ाई में जगरानी पासी भी शहीद हुए थे। तो ये प्रसन्न कुमार चौधरी जो है, उन्होंने भी किताब में ये घटना दर्ज की है। तो ये शेड्यूल कास्ट में एक जो कास्ट है पासी कम्युनिटी, तो पासी कम्युनिटी के काफी लोग ये जब रजवार जो विद्रोह हुआ, तो वो विद्रोह में वो शहीद हुए थे और अंग्रेजों के सामने ये संघर्ष हुआ था। ठीक है ना? तो ये संघर्ष में ये पासी कम्युनिटी के 150 जो लोग जो थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया हुआ था। विनय ठाकुर जी लिखते हैं, एक जो लेखक है, कि दिल्ली में जंगे आजादी में बलिदान देने वालों में बड़ी संख्या में आम बेहद मामूली लोग शामिल थे। वो बताते हैं यानी कि एक आम जन जो है, एक कॉमन मैन जो है ना, एक कॉमन मैन ने भी ये बहुत बड़ी जो घटना जिसका हम वर्णन सुनते हैं, 57 का जो फ्रीडम स्ट्रगल जिसे हम बोलते हैं, तो वो घटना में उन्होंने भी अपनी भूमिका दर्ज कराई थी। अंग्रेजी फौज को उन इलाकों में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था जो गरीब लोगों के मोहल्ले थे। इनमें काफी लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था। इनमें मोहर बनाने वाले, बिश्ती, कहार, तेली, डोम आदि लोग उसमें शामिल थे। तो ये बताते हैं कि कई सारे ऐसे समाज के डिप्रेस्ड कम्युनिटी के जो लोग जो थे, कॉमन मैन थे, उन्होंने भी इस काम की क्रांति में अपनी भूमिका दर्ज करवाई थी। ये जो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है, जिससे वंचितों के इतिहास के नए पन्ने हमारे सामने उजागर होते हैं, और ये एक जो निम्न तबका जो था समाज का, जो सोशली ऑस्ट्रेसाइज जो था, सामाजिक तौर पे भी उसको ज्यादा सम्मान नहीं मिलता था, फिर भी यही समाज के तबके ने जब राष्ट्र की बात आई तो राष्ट्र को बचाने के लिए और राष्ट्र का गौरव जो है, गौरव को बनाने रखने के लिए अपनी भूमिका दर्ज करवाई थी। तो वंचितों के इतिहास के नए पन्ने खुलकर हमारे सामने आते हैं। वंचित धारा के लेखन में 1857 की क्रांति में दलितों, अछूतों की भूमिका स्पष्ट हो गई है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उन पर अगर संशोधन नहीं हुआ होता तो आज भी हम माता देवी, उनकी पत्नी लाजो, जलकारी बाई, उदा देवी, बिजली पासी, गंगा बख्श, उपैया चमार, लोचन मल्ला, महावीरी देवी, वीरा पासी, बल्लू मेहतर, चेतराम जाटव, बांके चमार, गंगू मेहतर, पूरन कोरी जैसे दलित वीरों को न जान पाते। आज इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत महसूस की जाने लगी हुई है। अनेक गुमनाम वीरों और लोगों ने अपना खून बहाया था, जिनकी बहादुरी न तो किसी मंगल पांडे से कम थी, न ही किसी लक्ष्मीबाई से कम थी। वे शौर्य के साथ साथ दूरदर्शिता में भी किसी से पीछे नहीं थे।
अब अब हम आपके सामने ऐसे वंचित तबकों में से जो लोगों ने ये 57 की क्रांति में अपनी भूमिका दर्ज करवाई, हम ज्यादातर ऐसे जो तत्कालीन समय के जो बड़े बड़े जो लीडर्स जो थे जिसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि हम नाना साहेब कृष्ण के बारे में जानते हैं, मंगल पांडे के बारे में जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, ठीक है, अवध की रानी के बारे में हम जानते हैं, बेगम हजरत महल के बारे में हम जानते हैं, बादशाह जफर के बारे में हम जानते हैं, वंश के बारे में हम जानते हैं। नो डाउट उन्होंने भी ये 57 की घटना में अपनी भूमिका दर्ज करवाई थी। लेकिन ये वंचित जो तबका जो था, यानी कि जो निम्नतम जो लोग, जो सामाजिक रीति जो निम्नतम जो लोग जो थे, तो जिनका हम नाम तक नहीं जानते, लेकिन ये वंचित धारा का जब इतिहास हमारे सामने उभर के आया, तो हमें पहला ऐसा जो नाम जो हमारे सामने आता है वो है महान क्रांतिकारी माता दी। वो वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। माता दी वाल्मीकि का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष महत्व है। मंगल पांडे क्रांति के शोला थे, तो माता दी उसकी प्रथम चिंगारी। 10 मई 1857 में क्रांति शुरू हुई, जिसमें एक घटना ने चिंगारी का काम किया था। बहुत ही कम इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है। माता दी तब कलकत्ता के पास अंग्रेजों का कारतूस बनाने का जो कारखाना जो था उसमें नौकरी कर रहे थे, और बहुत से अछूत जो लोग जो थे, शेड्यूल कास्ट के जो लोग जो थे, वो ये कारखाने में काम कर रहे थे। माता दी बैरकपुर छावनी में था, और एक बार प्यास लगने पर एक सैनिक के पास पानी मांगा। वह सैनिक मंगल पांडे सरीखा कर्मकांडी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण सैनिक ने पानी का लोटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि माता दी निम्न जाति का एक अछूत कर्मचारी था। माता दी अपमान से खौल उठा और कहा, बड़ा आया है ब्राह्मण का बेटा, जिन कारतूसों का तुम उपयोग करते हो उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती है, और उन्हें तुम अपने दांतों से तोड़कर बंदूक में भरते हो। उस समय तुम्हारा ब्राह्मणत्व और धर्म कहाँ जाता है? माता दी की बात सुनकर वह सैनिक चौंक उठा। माता दी की बात हवा की तरह छावनी में फैल गई। मंगल पांडे गुस्सा हो गया और अपने ही सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से क्रांति की शुरुआत हुई। माता दी की चिंगारी ने क्रांति को फैला दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट मार्शल किया गया। 8 अप्रैल को पलटनों के सम्मुख फांसी दी गई। इसके बाद माता दी मातृभूमि की रक्षा करने के आरोप में शहीद हुई। तो क्रांतिकारी माता दी जो है उसके साथ एक घटना जो घटती है, और ये घटना में वो बताते हैं कि आप उच्च जाति से हो और मैं भी ये भारत का रहने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे पानी का लोटा तक नहीं देते हो, लेकिन जिन कारतूसों को आप तोड़ते हो वो कारतूस में गाय और डुक्कर की चर्बी होती है। तो ये जो बात जो थी वो यानी कि आग की तरह ये छावनी में फैल गई, और वहीं से ये विद्रोह शुरू होता है। बैरकपुर छावनी से विद्रोह शुरू होता है। तो चिंगारी जलाने का जो काम जो है वो क्रांतिकारी माता दी ने किया था, लेकिन हमारे इतिहास के पृष्ठों में माता दी के बारे में हमें जानने को नहीं मिलता। तो ये वंचित धारा का इतिहास के नए पहलू हमारे सामने उभर कर आते हैं। दूसरा ही ऐसे नाम हमारे सामने उभर कर आते हैं जिसमें हम कह सकते हैं चेतराम जाटव और बल्लू मेहता। ये दोनों ने ही ये देश की खातिर अपना बलिदान दिया था, योगदान दिया था। दोनों ने देश की आजादी की खातिर अंग्रेजों से टक्कर ली और भारत मां की मर्यादा के लिए बलिदान दिया। बैरकपुर छावनी की घटना का समाचार मिलते ही एटा जनपद में क्रांतिकारी
सड़कों पे आ गए मिस्टर फिलिप्स और मिस्टर हाव, जो एटा जनपद के तत्कालीन अधिकारी थे। क्रांतिकारियों को काबू में करने की तैयारी करने लगे। 24 मई 1857 को सोरो क्षेत्र की क्रांति ज्वाला में चित्राम जाटव और बल्लू मेहता ने अपने प्राण देने के लिए लड़त में कूद पड़े। अंग्रेज सेना को भागना पड़ा, पर आगरा और मैनपुरी से अंग्रेज कुमक आ जाने से पासा पलट गया। क्रांति विफल हो गई और सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। चित्राम जाटव और बल्लू मेहतर को पेड़ों से बांधकर गोलियों से उड़ा दिया गया, बाकी को फांसी दी गई। चित्राम जाटव और बल्लू मेहतर दोनों के पिता निर्धन थे, पर देशभक्ति और आत्मसम्मान में कोई चक्रवर्ती सम्राट से कम न थे। उनकी शौर्यता, वीरता तथा साहस पर हर देशवासी को सदा गर्व रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बांके चमार की। वे भी क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उनका गांव कुंवरपुर, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर के निवासी थे और बागी नेता हरिपाल सिंह के साथी थे और उनके दाया हाथ माने जाते थे। क्रांति विफल होने पर 18 लोग बागी घोषित किए गए। उनमें बांके चमार प्रमुख था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार होने पर बांके चमार को मृत्यु दंड दिया गया। वह वीर सेनानी अपनी मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर फांसी के फंदे में झूल गया। 1857 की क्रांति में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। तो बांके चमार भी ये 57 की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आप देख सकते हो कि 50,000 रुपये का इनाम जो है वो ये महान क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए घोषित किया गया था। तो वो बताता है कि उनका क्या वजूद होगा, कितने लड़ायक वो रहे होंगे कि जिससे अंग्रेज भी कांपते थे। अब हम ऐसी महिलाओं के बारे में भी बात करेंगे कि जिन्होंने इस 57 की घटना में अपनी भूमिका दर्ज करवाई थी। तो ये वंचित जो तबका था, ये वंचित तबके में ऐसे कई सारी ऐसी महिलाएं थी कि जिन्होंने ये राष्ट्र की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उसमें ऐसी वीरांगना का नाम हमें मिलता है, वो है वीरांगना झलकारी बाई कोरी। 1857 की क्रांति में झलकारी बाई का नाम सिरमौर पर है। वह अछूत वर्ग की उपजाति कोरी समाज की थी। उनके पति पुरन कोरी राजा गंगाधर राव के राज दरबार में मामूली सिपाही थे। अपने पति का पैतृक पेशा कपड़ा बुनने का काम कर रही थी। वे एक आदर्श महिला थी। उनकी मुखाकृति रानी लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलती थी। लक्ष्मीबाई और झलकारी में गहरी दोस्ती हो गई। वह बचपन से ही वीर प्रकृति की थी। अपने पति से सभी सैनिक गुणों जैसे तीर, तलवार, बंदूक चलाना और घुड़सवारी आदि में निपुणता प्राप्त कर ली थी। 1857 क्रांति के दौरान भारतीय सैनिकों ने स्वेच्छा से तथा लक्ष्मीबाई की इच्छा विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस तथ्य को डॉक्टर एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विस्तार से उजागर किया है। तो वो दिखाने का प्रयास किया हुआ है कि झांसी और आसपास के जो इलाके जो थे, तो वहां पर ये भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और उसमें ये झलकारी बाई जो है और उसका उनके जो पति जो थे पुरन सिंह कोरी, दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झांसी का विद्रोह सैनिकों ने किया था, जिसमें पुरन सिंह कोरी, भाऊ बख्शी ने नेतृत्व किया और झलकारी बाई और इसके साथ कई बहुजन समाज की महिलाओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। झलकारी बाई का पति पुरन सिंह कोरी, भाऊ बख्शी
कोरियो की सेना के साथ अंग्रेजों का नरसंहार कर रहे थे, तो दूसरी ओर झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी और किले की रक्षा की और रानी को सुरक्षित स्थान बिठूर भेज दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि रानी लक्ष्मीबाई को अपने दत्तक लिए हुए पुत्र को लेकर सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है वो झलकारी बाई ने ली थी। तो ये पूरी योजना जो थी, ये योजना में पूरन सिंह कोरी, झलकारी बाई और भाव बख्शी जैसे कई सारे ऐसे जो सैनिक जो थे तत्कालीन, उन्होंने हिस्सा लिया था और ये झांसी के किले की सुरक्षा उन्होंने की थी। और रानी लक्ष्मीबाई को वो सलाह भी दी कि आप अपने पुत्र को लेकर सही सलामत बिठूर पहुंच जाइए और हम यहाँ पे ये मोर्चा संभालेंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका झलकारी बाई और उसके साथ साथ उनके पति पूरन सिंह कोरी ने निभाई थी। तो भांडेरी गेट से लेकर उन्नाव गेट तक युद्ध का संचालन स्वयं झलकारी बाई ने किया था। अंग्रेजों से लड़ते हुए पति पूरन सिंह शहीद हुए। झलकारी बाई ने घायल शेरनी की तरह कई अंग्रेजों को मार दिया था। तो एक महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है। झलकारी बाई के बारे में एक कविता लिखी गई है मित्रों, मैं आपके सामने दो तीन उसकी जो लाइन जो है मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। अर्चना वर्मा ने लिखी है। थी शक्ल भी उसकी रानी की, वेश बनाया रानी सा, ले तलवार घोड़े पर सवार, रानी को बाहर पहुंचाया, मुंड कहे और लाश बिछी, गोरों को ललकारा था, अंग्रेजों से लोहा लेने रण में कूदी झलकारी थी, अचूक निशानेबाज थी वह, त्याग शौर्य साहस का रूप, पति शहीद हुए बेफिक्र रही रण में, फिर भी वह लड़ी खूब। तो अर्चना वर्मा ने ये झलकारी बाई के बारे में ये पंक्तियां जो लिखी है कि जिसमें झलकारी का जो व्यक्तित्व जो है, कैसे उन्होंने झांसी को सुरक्षित रखा और अपने पति के साथ ये झांसी के किले की सुरक्षा की थी। उसके बाद हम उदा देवी के बारे में भी थोड़ा आपके सामने बात में रखूंगा। उदा देवी तो वीरांगना झलकारी बाई ने अपने पति के साथ सतावन की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैसे ही उदा देवी और मक्का पासी, वो भी पति पत्नी थे। उदा देवी और मक्का पासी दोनों ने ये तत्कालीन समय में अपना बलिदान देकर इस सतावन की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लखनऊ के सिकंदरबाग में आज भी वह बोधि वृक्ष खड़ा है जो 1857 के जलजले का मुख्य गवाह है। यही वह वृक्ष है जिस पर चढ़कर वीरांगना उदा देवी ने अंग्रेज सेना को ढेर कर दिया था। यह वृक्ष आज भी वीरांगना उदा देवी के शौर्य की उस अमर गाथा को सुना रहा है जो 1857 के जलजलों की बहियों में दर्ज है, जिसे सुनकर न केवल नारी समाज, नहीं अकेला मूल निवासी समाज, बल्कि पूरा राष्ट्र नतमस्तक हो जाता है। उदा देवी के पति मक्का पासी भी अवध की सेना में थे। 1857 की क्रांति के दौरान संघर्ष में वे शहीद हुए थे। उदा देवी बचपन से ही स्वस्थ एवं सुडौल शरीर की थी। साहस और स्फूर्ति उसके गहने थे। इन गुणों के चलते वह शीघ्र ही अवध के छठे बादशाह नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते में चुन ली गई थी। उसने सिकंदरबाग में 36 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। प्रतिकार में अंग्रेज सैनिक की गोली से उदा देवी मारी गई थी। कैप्टन जॉनसन को उस महिला का नाम पता नहीं था, इसलिए जहां लाश गिरी थी वहां पर एक अज्ञात वीरांगना का शहीद स्थल का पत्थर लगा दिया। बाद में अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि
यही वीरांगना उदा देवी पासी थी, जो मक्का पासी गुजरियाओं की पत्नी थी। आज भी लखनऊ के सिकंदराबाद में उदा देवी की प्रतिमा है। और तत्कालीन जो हम बात करें तो अभी जो बात करें तो बहन जी मायावती जो है, उन्होंने उनके उदा देवी के कार्यों की काफी सराहना की थी, उजागर भी किया था और काफी सम्मान भी दिया हुआ था। तो हम देखते हैं कि 57 की घटना में जिस तरीके से वीरांगना झलकारी बाई और पूरन सिंह ने झांसी को सुरक्षित बनाया था और झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट कमांडर का दर्जा दिया हुआ था। और ये झलकारी बाई और पूरन सिंह कोरी ने साथ में मिलकर झांसी और बुंदेलखंड के आसपास के जो गांव जो थे, वो गांव में जा जाकर ऐसे निम्न तबके की जो महिलाओं जो थी, वो महिलाओं को फौज में भर्ती किया था और उनको प्रशिक्षित किया था। तो ये भी एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि काफी अहम भूमिका झलकारी बाई और पूरन सिंह ने निभाई थी। वैसे ही मक्का पासी और उदा देवी ने भी इस 57 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैसे ही एक और भी महिला है जिसका हमें जिक्र करना चाहिए और उसके बारे में हमें जानना भी चाहिए, और वह महिला है महावीरी देवी। महावीरी देवी, वीरांगना महावीरी देवी ग्राम मुंडभर, बाजू, तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। वह अशिक्षित थी पर बुद्धि में विलक्षण थी। शौर्यता तथा निर्भीकता उनकी विशेषता थी। वीरांगना महावीरी देवी ने समाज की नारियों का एक संगठन बनाया था, जिसका उद्देश्य था घृणित कार्यों में लगी महिलाओं व बच्चों को हटाना और सम्मान के लिए जीना और सम्मान के लिए मरना। वह अपनी जाति की महिलाओं को जागरूक किया करती थी। कहती थी, गंदे मत रहो, गंदे काम मत करो। शायद यह देश की पहली दलित महिला थी जिसने दलित महिलाओं का संगठन बनाया था, उन्हें जागरूक किया था। गंदे कामों से दूर रहने की प्रेरणा महावीरी देवी को अपने पिताजी से मिली थी। 57 की क्रांति में महावीर देवी ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों ने 1857 के दौरान मुजफ्फरनगर को अपने अधीन करना चाहा तो महावीरी अपने महिला संगठन सहित अंग्रेजों के विरुद्ध डट गई। मात्र 22 महिलाओं को लेकर देशी हथियारों, बल्लमों, गंडासों, फरसों के दम पर अंग्रेजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें महिलाओं की तरफ से भी चुनौती मिल सकती है। इन अछूत महिलाओं ने ये 57 की घटना में अपनी भागीदारी है वो दर्ज करवाई थी। तो महावीरी के नेतृत्व में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई अंग्रेज सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था। लड़ते लड़ते महावीरी अपनी 22 महिला सहयोगियों सहित मैदानी जंग में शहीद हुई थी। ऐसे ही अन्य महिला जो थी अवंतीबाई लोधी, तो उन्होंने भी ये 57 की क्रांति में अपनी भूमिका है तो दर्ज करवाई थी। अब हम बात करेंगे वीरा पासी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पासी जाति का बाहुल्य रहा है। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में यहाँ पासी राजाओं का राज्य रहा था। कहा जाता है कि पासी जाति के पुरखे सुरंग उड़ाने में बड़े पटु थे। अंग्रेजी सेना ने बेलीघारत पर आक्रमण किया तो जनरल बरकत अहमद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हमला किया। 3 दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। अनेक महिला पासी क्रांतिकारियों ने सेना का डटकर मुकाबला किया। वीरा पासी रायबरेली जनपद के मरार मऊ स्टेट के राजा बेनी माधव सिंह के अंगरक्षक थे। राजा एक प्रखर क्रांतिकारी के नाम से ख्यात थे। उन्होंने राजा को बड़ी बहादुरी से जेल से बाहर सुरक्षित निकाला था। वीरा पासी की बुद्धिमत्ता और शौर्यता के कारण राजा बेनी माधव सिंह को जेल से निकल जाना ब्रिटिश साम्राज्य को एक चुनौती थी। वीरा पासी को धोखे से पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया
तो ऐसे कई सारे ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट के वंचित तबके से कई सारे ऐसे लोग जो थे, महिलाएं जो थी, कि इन्होंने 57 की घटना में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी। अभी मैं लास्ट में एक महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर जो है, पात्र जो है, तो उन्होंने भी इस 57 की घटना में अपनी भूमिका दर्ज करवाई थी। उनका नाम है शहीद गंगू मेहतर। बिठूर रियासत में सूबेदार रहे शहीद गंगू मेहतर को आज कई नामों से पुकारा जाता है। गंगू पहलवान, गंगादी, गंगू बाबा, गंगू मेहतर के नाम से उनको पुकारते हैं। शहीद गंगू क्योंकि वे मेहतर वाल्मीकि जाति के थे, इसलिए उन्हें गंगू मेहतर कहा जाता है। उन्हें पहलवानी का शौक था। सती चौरा गांव में इनका अखाड़ा भी था। गंगू मेहतर ने कुश्ती के दावपेच एक मुस्लिम उस्ताद से सीखे थे। कानपुर के इतिहास में उन्हें गंगू दिल से याद किया है और नाना साहेब के साथ भी उनका नाम जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। नाना साहेब की फौज में कई दलित सम्मिलित हुए थे, जिसमें गंगू नगाड़ची के रूप में भर्ती हुए थे और अपनी योग्यता के बल पर सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। 1857 के इतिहास में चर्चित बिठूर विद्रोह के नायकों में एक सूबेदार गंगू मेहतर भी थे। जून 1858 को नीम के पेड़ पर लटकाकर गंगू मेहतर को फांसी दी गई थी। कानपुर के चुन्नीगंज में इनकी प्रतिमा आज भी हमें देखने को मिलती है। तो मित्रों, ये प्रेजेंटेशन में मैंने आपके सामने रोल ऑफ कम्युनिटी और पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट ने कैसे 57 की घटना में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी, और ऐसे कई पुरुष और महिलाएं जो थी जिनका नाम हम आज तक भी नहीं जानते, लेकिन जो वंचित धारा का जो इतिहास लेखन जो हुआ है, उसमें ऐसे कई सारे वंचित धारा के जो लोग जो थे, पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग थे, वो हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। तो थैंक यू।